हेलो क्लास 6। आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चौथा चैप्टर गणित का, जो कि है सांख्यिकी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डेटा डिस्ट्रीब्यूशन। बेसिकली अगर इस चैप्टर की थोड़ी सी भूमिका मैं कुछ शब्दों में बताऊं तो जब किसी भी गांव में बहुत ज़्यादा जनसंख्या होती है, या कोई भी ग्रुप का या कोई भी समूह का जिसमें बहुत सारे लोग हैं, उनकी पसंद, उनकी नापसंद, या उनके कितने मार्क्स आए हैं, कक्षा में बच्चों के कितने मार्क्स आए हैं, एक खिलाड़ी ने कितने रन बनाए हैं, और वो सब चीज़ें जब हम देखते हैं तो जब भी कोई डेटा, बहुत ज़्यादा डेटा होता है, बहुत ज़्यादा लोगों का डेटा होता है, तो उसको किस तरीके से आसानी से हम हैंडल कर सकते हैं, या किस तरीके से आसानी से और छोटे में उसको हम लिख सकते हैं। जैसे अगर 20 लोगों का डेटा है और उसमें 20 बच्चे हैं क्लास में जिनका एक टेस्ट लिया गया था विज्ञान का, और उसमें उन लोगों को अलग अलग अंक प्राप्त हुए। ऐसा भी हुआ कि किसी 2 या किसी 3 बच्चों को समान अंक प्राप्त हुए, मतलब एक जैसे अंक प्राप्त हुए उस विषय में। तो जब हमें उन 20 बच्चों का मार्क्स का या अंक का डेटा इकट्ठा करना है, एक जगह छोटे में लिखना है, तो अलग अलग 20 लिखने के बजाय हम ये लिख सकते हैं कि 3 बच्चों के मार्क्स आए 50, 2 बच्चों के मार्क्स आए 20, एक बच्चे का आया 10। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, और इसी प्रकार से आसानी से हम एवरेज भी निकाल सकते हैं। तो बेसिकली आंकड़ों को और बहुत सारे डेटा को किस तरीके से हम हैंडल कर सकते हैं, छोटे में लिख सकते हैं, वही है सांख्यिकी, और इसको अलग अलग तरीकों से दर्शाया भी जा सकता है। आंकड़े संख्याओं के वे संग्रह हैं, समूह है, जो कुछ सूचनाएं देने के लिए एकत्रित किए जाते हैं। जैसे कि मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था शुरुआत में, कोई खिलाड़ी कितने रन बना रहा है एक खेल में, या बच्चों के कितने अंक आए टेस्ट में, या बहुत सारी जो जनसंख्या है उनकी पसंद, उनकी नापसंद क्या है। तो ये सब क्या है? ये सब आंकड़े हैं, जिसको मैं डेटा बोल रही थी। तो इन आंकड़ों को, आंकड़े कैसे, कितने रन बनाए वो भी कुछ संख्या होगी, 5, 6, 100 ये भी कुछ संख्या होगी। कितने अंक प्राप्त हुए, 20, 10, 50, 40, 45 ये भी कोई संख्या होगी। तो आंकड़े या डेटा संख्या का एक ऐसा समूह है जो कुछ ना कुछ सूचना हमें देता है। किस चीज़ का डेटा है ये? कि इस क्लास में 20 बच्चों ने जो टेस्ट दिया था उसमें हर बच्चे के कितने मार्क्स आए और कितने बच्चों के समान मार्क्स आए, वो सूचना हमें ये डेटा देता है। ठीक है, तो एक हम ये समझकर, अब मैंने बोला कि एक गांव में अगर 1000 लोग रह रहे हैं, हमें पता करना है कि वो कौन सा टीवी चैनल सबसे ज़्यादा देखते हैं। तो हर एक घर में हम जाएंगे। ऐसे जब कोई सर्वे होता है, जब कोई रिकॉर्ड इकट्ठा किया जाता है, तब भी हर एक, अगर हम 1000 लोगों का सर्वे कर रहे हैं तो अलग अलग 1000 हम पेजेस नहीं वेस्ट करेंगे। हम उसको इसी तरीके से इन आंकड़ों के द्वारा, इन डेटा हैंडलिंग या सांख्यिकी जिसको बोल सकते हैं, उसके द्वारा उसको छोटे में, संक्षेप में उसको दर्शाएंगे। ज़्यादा बड़ा बड़ा हम नहीं लिखेंगे। और हमने क्यों इकट्ठा किया? क्योंकि हमें पता करना था कि उनका पसंदीदा टीवी चैनल क्या है। तो हमारा आंकड़े इकट्ठा करने का एक उद्देश्य था कि हम ये पता लगाएं कि कौन सा टीवी चैनल सबसे ज़्यादा उस गांव के लोगों का पसंद है। ठीक है, तो आंकड़े संख्याओं का वो समूह है जो कोई सूचना देता है, और किसी न किसी निश्चित उद्देश्य के तहत आंकड़े को हम इकट्ठा करते हैं। अब आता है आंकड़ों का संकलन। तो बेसिकली ये आज का वीडियो एक इंट्रोडक्शन वीडियो है, चैप्टर 4 का इंट्रोडक्शन। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड करूँगी वो होगा पहली एक्सरसाइज इस चैप्टर की। तो जैसे यहाँ पर है, एक क्लास में 10 बच्चों का टेस्ट लिया गया। 50 मार्क्स का टेस्ट था, मतलब 50 टोटल मार्क्स थे, और उसमें से आशीष को मिले 50 मार्क्स, अमिता को मिले 48, मनीष को प्राप्त हुए 45 मार्क्स, और इसी प्रकार से इन 10 बच्चों के जो प्राप्त अंक हैं वो इस टेबल में, तालिका में आपको दिए गए हैं।
अब इस सारणी से कविता को यह सूचना मिल गई कि कक्षा में सबसे अच्छा प्रदर्शन किसने किया। तो ये एक टेबल है, किस उद्देश्य से बनाई, पता करने के लिए कि किस बच्चे को कितने मार्क्स मिले। ठीक है, और हमने इकट्ठा करके एक जगह लिखा। तो एक उद्देश्य था अंकों को, बच्चों के प्राप्त अंकों को हम एक तरफ लिख दें, और ये संख्याओं का समूह है जो सूचना दे रहा है कि किसने अच्छा प्रदर्शन किया, किसने एवरेज किया और किसने खराब प्रदर्शन किया। ठीक है, आंकड़ों का अभिलेखन, ये है दूसरा। एक कक्षा के 20 शिक्षार्थी यानी कि विद्यार्थी को दोपहर के भोजन के साथ मिठाई देने की योजना बनानी है। मतलब जो भोजन दिया जाता है विद्यार्थियों को, उसके साथ उनको हर दिन कोई भी मिठाई दी जाएगी मीठे में। तो मिठाइयाँ हो सकती हैं बर्फ़ी, गुलाब जामुन, जलेबी। ये चार प्रकार की ही मिठाई होंगी जो बांटी जाएंगी, या तो बर्फ़ी या पेड़ा या गुलाब जामुन या जलेबी। तो अब उन बच्चों से ये पूछना है कि आपकी पसंदीदा मिठाई कौन सी है, जिसकी, जैसे बोलते हैं ना, मेजॉरिटी विंस, जो सबसे ज़्यादा लोगों को पसंद होगा वही काम हम करेंगे। तो जो मिठाई सबसे ज़्यादा बच्चों को पसंद होगी वही मिठाई हम बंटवा देंगे। ठीक है, तो हर बच्चे से पूछा जा रहा है कि आपकी पसंद की मिठाई कौन सी है। तो यहाँ पर 20 बच्चों की तालिका आपको दी गई है और हर बच्चे के नाम के सामने दिया हुआ है कि उसे कौन सी मिठाई पसंद है इन चार में से, बर्फी, पेड़ा, गुलाब जामुन और जलेबी में से। दूसरी बात, इस डेटा को इकट्ठा करने का उद्देश्य क्या है? पसंदीदा मिठाई ढूंढना, ताकि वो चीज़ हम आगे भोजन के बाद बांट सकें बच्चों को। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 से 20 तक अलग अलग तरीके से लिखा है। अब यहाँ पर आप इसको एक अच्छे तरीके से प्रेजेंट कैसे करेंगे? 1 से 20 तक अलग अलग लिखने से अच्छा है कि हम एक हेडिंग डालें बर्फ़ी, और उसके नीचे लिख दें कि कितने लोगों ने बोला कि हमें बर्फ़ी पसंद है। दूसरी हेडिंग डालें पेड़ा, उसके नीचे लिख दें कितने बच्चों ने बोला जिनको पेड़ा पसंद है। अगर हम इस तरीके से लिखें तो ज़्यादा आसान होगा डेटा को देखना, समझना, और उससे एक जो हमें सूचना चाहिए, जिस चीज़ के लिए हमने वो सर्वे किया कि कौन सी सबसे ज़्यादा पसंदीदा मिठाई है, कौन सी ऐसी मिठाई है जो ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। तो 1 से 20 तक ऐसे लिखने के बजाय अगर हम इस प्रकार की कोई तालिका बनाते हैं, जैसा कि मैंने बोला था, बर्फ़ी के नीचे लिख दें कितने लोगों को बर्फ़ी पसंद है, पेड़ा के नीचे कितने लोगों को पेड़ा पसंद है, गुलाब जामुन के नीचे कितने लोगों को गुलाब जामुन पसंद है, और इसी प्रकार जलेबी के नीचे जितने लोगों को जलेबी पसंद है। तो इस प्रकार से डेटा लिखने से ज़्यादा आसान है ये देखना कि कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा लोगों को पसंद है। वो इस केस में है गुलाब जामुन। ठीक है, तो ये एक बेटर तरीका है इस प्रकार की तालिका बनाना, जिसमें हम दिखा सकें कितने लोगों को कौन सी मिठाई पसंद है, रादर कि हम इस तरीके की तालिका बनाएं। इसमें हम बैठेंगे अब गिनने, 1 2 3, हर बार हम गिनने जाएंगे। वहीं अगर हम सिर्फ एक ऐसे 4 कॉलम बनाकर उसमें टिक टिक लगाते जाएं तो हमें पता चल जाएगा कि कैसे हमने इसको, मतलब कितने लोगों को ये पसंद है। जैसे कि मैंने बोला, हम टिक टिक लगाते जाएं। हम पहले ही गए एक रजिस्टर में 4 कॉलम बना के, बच्चे से पूछा हाँ कौन सी मिठाई पसंद, उसने बोला बर्फ़ी, हमने एक टिक लगाया। दूसरे बच्चे के पास गए, उसने बोला गुलाब जामुन के सामने हमने टिक लगा दिया। ऐसे करते करते हम टिक लगाते गए और फिर हमने इस तरीके से जोड़कर लिख दिया। तो इस तरीके से भी सारणी बनाई जा सकती है। या फिर इस गोले के चिन्ह से हम दिखा सकते हैं, एक गोले का मतलब एक मिठाई, तो इस तरह से या टिक टिक लगाकर भी हम दिखा सकते हैं, जहाँ पर एक चिन्ह का मतलब है एक मिठाई, चाहे एक टिक हो उसका मतलब है एक मिठाई, एक गोला हो उसका मतलब है एक मिठाई। तो आपको जब आप ऐसे चिन्ह बनाते हैं तो दिखाना होता है, ये भी बताना होता है उसी समय कि एक चिन्ह कितनी क्वांटिटी को दर्शाता है, एक टिक एक मिठाई को दर्शाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये है प्रयास कीजिए की हेडिंग डली है और इसमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। तो जब भी कोई ऐसी टेबल बनाई जाती है तो मैंने बोला शुरुआत में ही वीडियो के कि कुछ ना कुछ सूचना या कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है हम उस डेटा से जो कि हमने इकट्ठा किया है। तो अगर आप इस टेबल को देखते हुए इन सभी प्रश्नों के उत्तर दे पाते हैं, यानी कि
इस टेबल को बनाना सफल हो गया और इस टेबल से हमें सूचनाएं मिल गई। सूचनाएं क्या? इन सब का उत्तर। एक चिन्ह क्या सूचित करता है? एक चिन्ह सूचित करता है एक मिठाई। कितने शिक्षार्थियों ने पेड़ा पसंद किया? कितनों ने पसंद किया? 4 ने। ठीक है। पेड़ा के सामने कितने चिन्ह लगे हैं? 4 लगे हैं। गुलाब जामुन कितने शिक्षार्थियों ने पसंद किया? कितने शिक्षार्थियों ने पसंद किया? गुलाब जामुन के सामने कितने टिक हैं? 8। और एक टिक का मतलब एक मिठाई है, तो हमने लिख दिया 8। तो इस प्रकार से हमें सूचना प्राप्त हो सकती है कोई भी दी हुई तालिका से। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि आपको एक तालिका दी हो और कुछ क्वेश्चंस दिए हों और आपसे पूछा जाए कि इन क्वेश्चंस के उत्तर बताओ तालिका को देख के। ठीक है। अब हमने देखा, हमने अभी टिक मार्क करके आपको समझाया तालिका में। अब है टैली मार्क बनाना। ठीक है। तो टिक या डॉट तो नहीं बनाते, लेकिन तालिका बनाते हैं जिसमें ये टैली मार्क या मिलान चिन्ह के द्वारा हम दर्शाते हैं। तो ये टैली मार्क कैसे बनाया जाता है वो बताती हूँ मैं। 1 से अगर मैं शुरुआत करूँ, 1 को दिखाने के लिए 1 टैली मार्क बनता है, 2 दिखाने के लिए 2 बनते हैं, 3 को दिखाने के लिए 3 बनते हैं, 4 को दिखाने के लिए 4 टैली मार्क बनते हैं। अब जब हमें 5 को दर्शाना होता है तो हम 4 बनाते हैं और 5 को दर्शाने के लिए हम ऐसे क्रॉस लगाते हैं। ठीक है। जैसे कि यहाँ किया हुआ है, केवल रोटी को 12 लोग पसंद करते हैं, तो 12 बनाने के लिए हम क्या करेंगे? 5 + 5 + 2, है ना? कैसे? 1 2 3 4, 4 बन गया 5, 6 7 8 9 10 11 12। तो इस प्रकार से हमने 12 को दर्शा दिया। 5 दर्शाना है, देखो 5 दर्शाना है तो ये बन गया। अब 21 दर्शाना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो याद रखना, 1 दर्शाने के लिए 1 मिलान चिन्ह, 2 दर्शाने के लिए 2 मिलान चिन्ह, 3 दर्शाने के लिए 3 मिलान चिन्ह, 4 दर्शाने के लिए 4 मिलान चिन्ह, लेकिन 5 दर्शाने के लिए इस तरीके से मिलान चिन्ह बनाते हैं और उसके बाद उसको ऐड कर करके दिखाते हैं, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है। तो इस मिलान चिन्ह का भी यूज़ करके आप टेबल्स बना सकते हैं आगे आने वाली एक्सरसाइजेस में। अब हम देखते हैं कि जैसा कि हमने बोला था कि कुछ बच्चों को 28 मार्क्स मिले, कुछ को 25 मिले, कुछ को फिर 23 मिले, कुछ को अब 13 मिल गए, कुछ को अब 31 मिल गए। तो इस प्रकार हमने लिखा। तो आप देख सकते हैं, और यहाँ पर अगर किसी को 34 मिले तो आप देख सकते हैं कि 28 25 13 पहले कम हो रहा था, है ना? अब यहाँ पर 34 आ गया, फिर 13 आ गया, कम हुआ, लेकिन फिर यहाँ फिर बढ़ गया। तो घटने के ना क्रम में है ना बढ़ते हुए क्रम में है, किसी क्रम में तो है नहीं, यानी कि अव्यवस्थित है। आंकड़े मूल रूप से अव्यवस्थित होते हैं। इन्हें अवर्गीकृत आंकड़े अथवा कच्चे आंकड़े कहते हैं। इनसे कोई उद्देश्यगत निष्कर्ष प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम यानी सबसे पहले इनको व्यवस्थित करना पड़ता है। व्यवस्थित कैसे करते हैं? चाहे हम उन आंकड़ों को आरोही क्रम में लिख दें या उन आंकड़ों को अवरोही क्रम में लिख दिया जाए। ठीक है, उस तरीके से हम उनको व्यवस्थित कर सकते हैं। तो आंकड़ों को आरोही अथवा कोई भी एक क्रम में आप जो भी आप चाहें, या तो आरोही में लिखें या अवरोही में लिखें, दोनों नहीं करना है, कोई भी एक क्रम में आप लिख सकते हैं। आंकड़ों का वर्गीकरण करना। अब हम देखते हैं कि आंकड़ों का वर्गीकरण का मतलब क्या होता है। कभी कभी आंकड़ों की संख्या इतनी अधिक होती है कि उन्हें आरोही अथवा आरोही क्रम में करने में कठिनाई होती है। ऐसे में हम आंकड़ों को निम्नलिखित 2 प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। गुणों के आधार पर वर्गीकरण, वर्ग अंतराल के आधार पर वर्गीकरण। गुणों के आधार पर क्या है? ग्रामीण है, नगर क्षेत्रीय है। ठीक है, मतलब कोई ना कोई उनमें समान गुण है। आंकड़ों में कोई ना कोई समान गुण है। प्रदेश, ग्रामीण, शहरी, योग। अब प्रदेश के लोग थे 12 तो हमने यहाँ लिख दिया, ग्रामीण के 16। इस प्रकार से या जो भी डेटा हो उस हिसाब से हम कर सकते हैं। वर्ग अंतराल, जब आंकड़ों की संख्या बहुत अधिक होती है और केवल गुणों के आधार पर हम उनको वर्गीकरण का मतलब है अलग अलग करना, करने से अध्ययन के उद्देश्यों की पूर्ति नहीं होती, तब
संख्यात्मक सामग्री को अधिक प्रभावशाली गणना हेतु इन्हें अधिक उपयुक्त रूप में प्रस्तुत करने के लिए इन आंकड़ों के समूहों या वर्ग अंतरालों में रखकर भी व्यवस्थित कर सकते हैं। ये सब चीज़ें आपको तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी जब आप क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे। और जैसा कि मैंने बोला, अब अगले वीडियो में मैं एक्सरसाइजेस ही डिस्कस करूँगी और आज का वीडियो यहीं तक है।